हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में पृथ्वीराज रासो की साहित्य उसके प्रमुख तथ्यों पे बात करी थी। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता या अर्ध प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के क्या मत है। किसने इसको प्रामाणिक बताया, किसने इसको अर्ध प्रामाणिक बताया, किसने इसको अप्रामाणिक बताया। प्रामाणिकता का अर्थ है कि पृथ्वीराज रासो के दरबार में ये चंद्रप्रदायी हुए थे और इन्होंने ही यह रचना लिखी है। अप्रामाणिकता का अर्थ है कि न कोई चंद कवि हुए हैं, न ही ये चौहान के दरबार में कवि थे, न ही उन्होंने ये कोई काव्य लिखा है। ये तो बाद के लोगों ने प्रचलित कर दिया या मिथ किए, एक तरीके से बता सकते कि असत्य है। और कुछ अर्थ प्रमाणिक बताते हैं कि ये शुरू में लिखी तो गई थी चंद्रप्रदाय के द्वारा, पर बाद में इसमें बहुत सारे अंश जोड़ दिए गए, इसलिए इसको अर्थ प्रमाणिक माना। इसी के आधार पर आज का हमारा जो है कि कौन से विद्वानों ने इसे प्रमाणिक कहा है, किसने अप्रमाणिक कहा है, किसने अर्ध प्रमाणिक कहा है। तो इसका आज का टॉपिक है पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता व अप्रमाणिकता। तो इसमें प्रमाणिक मानने वाले रचनाकार हैं, विद्वान हैं, जैसे कि शुरुआती दौर में तो इसको प्रमाणिक ही माना गया। जितने भी विद्वान थे इसको प्रामाणिक ही मानते थे। जैसे प्रारंभिक में कौन आ जाएगा, जैसे गार्सा दत्तासी, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, फिर बाद के भी जैसे मथुरा दास दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु इत्यादि। तो पेन काम करने बंद कर दिया। प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन कौन है, जैसे शुरुआती गार्सा दत्तासी, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, और जैसे मथुरा दास दीक्षित, मथुरा दास दीक्षित और मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने इसकी प्रामाणिकता को लेकर आनंद संवत की बात करी है। आनंद या अनंत संवत की बात करी। संवत जैसे विक्रम संवत है, शाक संवत है, वैसे ही आनंद संवत है। क्योंकि जो साहित्य में जो इसका रचना काल दिया गया है और जो ऐतिहासिक रचना का जो काल दिया गया है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो 90 साल का आ रहा था। तो उसको सेटल करने के लिए इन्होंने रचना से ही आनंद संवत
एक का जिक्र मिलता है रचना में, तो उसको आधार बना के ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा था 90 साल का, उसको फिक्स किया। जैसे कि पंक्ति है, एकादश से 15 विक्रम साक आनंद, जैसे वो पंक्ति लिख लेंगे। एकादश से पंद्रह पंचदह विक्रम साक आनंद, तो ये वो पंक्ति है। फिर आते हैं कि जो इसको मानेंगे कि ये अर्ध प्रमाणिक है। अर्ध प्रमाणिक का अर्थ है कि चंद पृथ्वीराज के दरबार में थे, इन्होंने ये रचना भी लिखी, परंतु जैसी ये अभी अपने को प्राप्त होती है वैसी नहीं लिखी थी, इसमें कुछ अंश बाद में जोड़ दिए गए जो कि प्रमाणिक नहीं माने जा सकते। तो इसके सबसे बड़े जो आलोचक या विद्वान हैं जो इस मत का समर्थन करते हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी, ये प्रख्यात भाषाविद थे सुनीति कुमार चटर्जी। फिर मुनिजिन विजय, फिर इसके बाद में आता है माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा, फिर है अग्रचंद नाहटा। ठीक है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह जी ने मिलकर संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किया जिसमें 7 सर्ग माने गए। और द्विवेदी जी का कहना है कि जो प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो है वो सुख सुखी संवाद में लिखा गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो लिखा। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो लिखा जिसमें कि 7 सर्ग है। और किसके साथ मिलके लिखा? नामवर सिंह जी के साथ मिलके लिखा। जी के साथ मिलके लिखा। नामवर सिंह जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य ही थे, तो इन्होंने गुरु शिष्य ने मिलकर संस्कृत पृथ्वीराज रासो लिखा और बोला कि यही सबसे प्रमाणिक है, बाकी सब तथ्य बाद में जोड़े गए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो है वो सुख सुखी संवाद में ही मिलता है। जो प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो है वह सुख सुखी संवाद में ही मिलता है। ठीक है, सुख सुखी संवाद, ये इसका ध्यान रखिएगा। और जो मुनिजिन विजय है उन्होंने पुरातन प्रबंध संग्रह में पृथ्वीराज रासो के आए 4 चंदों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक बताया। तो कौन सी रचना? जो मुनिजिन विजय की जो अपने को प्राप्त होती है वो है पुरातन प्रबंध संग्रह। पुरातन प्रबंध संग्रह।
इस रचना के आधार पर मुनिजिन विजय ने इसको अर्थ प्रमाणिक बताया। ठीक है। अब वो रचनाकार आते हैं जो इसको अप्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक वालों का कहना है कि न तो चंद कवि हुए, न चौहान के दरबार में वो कवि थे, उन्होंने न कभी ऐसा महाकाव्य लिखा। तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं रामचंद्र शुक्ल। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। ये रामचंद्र शुक्ल, फिर आते हैं राम कुमार वर्मा, सर्वप्रथम जिसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक बताया था वो है डॉक्टर वूलर। वूलर ने, जब ये एक बार कश्मीर घूमने गए थे, तो इनको कश्मीर में के एक संग्रहालय में पृथ्वीराज विजय नाम की एक कृति प्राप्त हुई थी संस्कृत की, जो कि जयानक द्वारा रचित थी। तब वहां उस कृति को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि जो इस रचना के हिसाब से जो पृथ्वीराज रासो में जो लिखा हुआ अपन कंटेंट देखते हैं वो तो अप्रामाणिक सा ही लगता है, क्योंकि उसमें काफी विषयगत या वस्तुगत भेद थे। उस वजह से तो कौन सी रचना के आधार पर इन्होंने लिखा था? पृथ्वीराज विजय की खोज पे। पृथ्वीराज विजय, और ये किसके द्वारा रचित था? जयानक द्वारा। कश्मीर यात्रा के दौरान इन्होंने ये खोज की थी। फिर अगले जो मानते हैं वो है श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। फिर है गौरव शंकर हीरानंद ओझा। गौरी शंकर हीरानंद ओझा। गौरी शंकर हीरानंद ओझा। फिर है डॉक्टर मॉरिसन। फिर है अमृतलाल सील। अमृतलाल सील और देवी प्रसाद वर्मा। इस प्रकार विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर अपने अपने मत दी। फिर एक विद्वान है जिन्होंने इसको मुक्तक भी माना है। तो एक चौथा आ जाएगा कि मुक्तक मानने वाले कौन है? तो मुक्तक में माना है नरोत्तम दास ने। पृथ्वीराज रासो को प्रबंध के रूप में न मानकर मुक्तक के रूप में माना है। और सबसे ज्यादा पृथ्वीराज रासो की कृतियों की खोज किसने की थी? वो है जैन विद्वान अगरचंद नाटा। लगभग 60 के लगभग कृतियां खोजी हैं। सर्वाधिक किसने खोजी पृथ्वीराज रासो के लिए? वो है अगरचंद नाटा। अगरचंद नाहटा। फिर नरोत्तम दास ने पृथ्वीराज रासो को 4 रूपांतरों में स्थापित किया। जो नरोत्तम दास है, मैंने पृथ्वीराज रासो जो ये 60 कृतियां प्राप्त हुई, उसको 4 रूपांतरों में स्थापित किया। स्थापित किया प्राप्त कृतियों को, जिसमें पहला है व्रत रूपांतर, जिसमें लगभग 16,306 छंद मिलते हैं।
दूसरा है मध्य रूपांतर, जिसमें 7,000 के आसपास छंद मिलते हैं। फिर तीसरा हो जाएगा लघु रूपांतर, जिसमें 3500 के आसपास छंद मिलते हैं। फिर लघु से भी छोटा है लघुत्तम, तो लघुत्तम रूपांतर में लगभग 1300 छंद मिलते हैं। वृत्त रूपांतर में अध्यायों का नाम जो अपने को मिलता है वो मिलता है समय या सम्यों, और यही सबसे ज्यादा प्रचलित है या फेमस है। कुल 69 समय मिलते हैं। यही अपने को याद रखना है, कोई भी एग्जाम में आए तो यही अपने को बताना है कि इसमें अध्यायों का नाम समय है या सम्य है। कुल 59 समय मिलते हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सर्वाधिक लोकप्रिय। ठीक है। और जो सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है, यहाँ पे 1300 छंद है, वो है वो है लघुत्तम। जो सबसे छोटा है वो सर्वाधिक प्रमाणिक है। ठीक है। फिर इसमें पहले जो समय है, पहला समय या सम्यों, इसमें कुछ सम्यों के अपने को नाम ध्यान रखने हैं। जैसे कि पहले सम्यों का नाम है आदि सम्यों। दूसरे सम्य का नाम है दासम सम्य। दासम यानी कि जिसमें विष्णु जी के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है। फिर 20वां समय मिलता है, वो है पद्मावती। पद्मावती सम्य। फिर 57वां मिलता है कैमास वध सम्य, कि कैमास के वध की कथा मिलती है इसमें। कैमास पृथ्वीराज का सेनापति था, जो पृथ्वीराज की ही किसी दासी या गणिका पर रिझ गया था और उससे शादी करना चाहता था, तो उसी पे क्रोधित होकर पृथ्वीराज ने इसका वध कर दिया। और यही सब आगे चल के पृथ्वीराज रासो की सबसे बड़ी गलती बनी, क्योंकि जब घोड़ी सेकंड बार युद्ध करने आता है, तब कैमास ही वह था जिसकी वो सबसे ज्यादा याद कर रहा था, क्योंकि पिछली लड़ाई में सबसे ज्यादा कैमास ने ही अपनी भूमिका निभाई थी। और केमास के वध के कारण जब वो युद्ध हारने लगे, तो केमास को याद करते हुए वो कुछ छंद उसके जिक्र मिलते हैं। फिर है 61वें में कनउज समय। 65वें में है विवाह समय, जिसमें पृथ्वीराज आसु के सभी विवाह 9 विवाहों का जिक्र मिलता है। और अंतिम जो मिलता है 69, वो है महोबा युद्ध समय। महोबा युद्ध समय का जिक्र पहले भी आ चुका है। वो आया था आला खंड के, कि आला खंड के ऊपर ऐसा लगता है कि महोबा युद्ध समय का ही अंश है, या उसी कहानी को आधार बना के लिखा गया है, जो कि मैंने आपको आला खंड या परमार रासों में समझा दिया है कि ये क्या कहानी है कुछ। ठीक है। पृथ्वीराज रासो को अपन आज यही समाप्त करते हैं। पर आज से रासो साहित्य आज समाप्त हो चुका है पूरा। और आप चाहो तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला ये ले लो।
फिर ये ले लो। कल से हम पढ़ेंगे आमिर खुसरो और विद्यापति को। धन्यवाद।